call is now being recorded. आप स्लो वाली क्लास से लगाते हो क्या एफएम वाली? सर थोड़ा मेरी आंखों में सर थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए। अच्छा, सब ठीक है? सर मैं थोड़ा ये मेरा प्रोजेक्ट था सर, इसलिए वो मैंने वो किया था प्रोजेक्ट, तो मेरी आंखों में केमिकल चला गया सर। ओहो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क ट्रांसफर के रिगार्डिंग। ठीक है, वर्क ट्रांसफर कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। ओके, और ये फर्स्ट लॉ तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फर्स्ट लॉ तक कंप्लीट कर लेंगे तो सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले एक सेशन रखेंगे पूरा, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ तक। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में कुछ अपने सामने करवाऊंगा, क्योंकि नहीं तो इसमें गलतियां बहुत होती है, बहुत ना, इसमें आपको डाउट्स भी आएंगे, सब कुछ होगा। एक सेशन हम रखेंगे पहले दिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली ये लॉ है क्या? ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का ही है। इट इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही लॉ है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं वो आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो उतना ही रहेगा, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ओके, ये अब यहां पे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे फर्स्ट लॉ को समझने से पहले, अरे फर्स्ट लॉ को समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार देखते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल्स एक्सपेरिमेंट, तो जूल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने थर्मोडायनामिक्स में, भाई रिप्रेजेंट ये करेगा एनर्जी कंजर्वेशन को ही, बट थर्मोडायनामिक्स में क्या स्टेटमेंट बनेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है, वो आया जूल्स एक्सपेरिमेंट के बाद। तो जूल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, कैसे कंडक्ट किए देखो ध्यान से, ये बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, मतलब चीजें कैसे ओरिजिनेट हुई है ना, ये चीज। ठीक है, तो क्या किया जूल साहब ने, यहाँ पे कुछ दैट इज कोई भी यहाँ पे इन्होंने फ्लूइड, कोई गैस या कोई भी लिक्विड लिया दिस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो क्या किया जूल साहब ने, क्या किया यहाँ पे जूल साहब ने, दैट इज यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये एक यहाँ पे सपोज कोई लिक्विड लिया कंटेनर में, कंटेनर में कोई लिक्विड लिया, और यहाँ पे उन्होंने एक ये थर्मोमीटर, ठीक है, ये एक थर्मोमीटर प्लेस किया यहाँ पे इस तरह से, ओके, ये थर्मोमीटर प्लेस किया इस तरह से दिस, इसका बल्ब दिस दिस, ओके। चल, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे थर्मोमीटर प्लेस किया, ये कोई लिक्विड है, लिक्विड को, ठीक है, किसी कंटेनर में एक लिक्विड लिया और यहाँ पे एक थर्मोमीटर प्लेस किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया इसको,
ठीक है। इस लिक्विड को इन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया और यहां से इन्होंने दिस ये पूरा ओके, और पूरा क्या किया यहाँ पे, ये पूरा इंसुलेट किया गया दिस, यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, बस वही जगह बची है, बाकी पूरा इंसुलेट किया गया, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके, इन्होंने यहां से हीट ट्रांसफर किया, और जब यहां से हीट ट्रांसफर करेंगे फ्लूइड को, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, क्यों अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया। ओके, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे चेक किया, मेजर किया, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर यहाँ पे शो हुआ, कहाँ पे, थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर में कुछ रीडिंग शो हुआ, सपोज ये कुछ रीडिंग शो हुआ यहाँ पे दिस, ठीक है, तो थर्मोमीटर में कुछ रीडिंग शो हुआ यहाँ पे दिस, ठीक है, ध्यान से देखना, थर्मोमीटर में कुछ रीडिंग शो हुआ, ऑब्वियसली बात है जब हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। ओके, तो ये फ्लूइड है कोई, ये फ्लूइड को इन्होंने यहाँ पे क्लोज कंटेनर में रखा, किसमें रखा, क्लोज कंटेनर में रखा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, क्यों अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, बाकी सब जगह से इंसुलेट किया, ठीक है, सो दैट एनर्जी लॉस ना हो, और उसके बाद इन्होंने क्यों अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पे मेजर किया कि थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है, कितना रीडिंग शो कर रहा है थर्मोमीटर यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया गया, सेम काम, ठीक है, सेम काम यहाँ पे उन्होंने दोबारा से परफॉर्म किया, उन्होंने क्या किया, इसको इंसुलेट किया, इसको इंसुलेट किया, अगेन इंसुलेट किया, इंसुलेट किया, दिस दिस पूरा इंसुलेट किया, पूरा इंसुलेट किया, पूरा इंसुलेट किया। भाई ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, यही जो चीजें ओरिजिनेट हुई है। इस बार इन्होंने क्या किया, वर्क ट्रांसफर किया, इस बार इन्होंने क्या किया, वर्क ट्रांसफर किया किसी फॉर्म में, दैट इज ये इन्होंने वर्क ट्रांसफर किया, पैडल व्हील वर्क, क्या बोलते हैं इसको, पैडल व्हील वर्क। यहां पे इन्होंने ये शाफ्ट लगा के इसको दैट इज रोटेट किया, मोटर से रोटेट किया, मैनुअली रोटेट किया, वट एवर इट इज, बट इन्होंने इस बार क्या किया, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर किया सिस्टम के अंदर। पहले हीट ट्रांसफर किया था, इस बार क्या किया, वर्क ट्रांसफर किया सिस्टम के अंदर, और इन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर किया। और ये वर्क ट्रांसफर कब तक किया इन्होंने, ये वर्क ट्रांसफर इन्होंने तब तक किया जब तक कि जो टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर का रीडिंग है, जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर का जो रीडिंग आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा जो पहले यहाँ पे आएगा। ओके, तो कुछ अमाउंट ऑफ पहले हीट ट्रांसफर किया गया, उस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पे मेजर किया गया कितना थर्मोमीटर टेम्परेचर रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद उन्होंने वर्क ट्रांसफर किया, वर्क ट्रांसफर किया, और ये वर्क ट्रांसफर कब तक किया, ये वर्क ट्रांसफर तब तक किया जब तक कि सेम रीडिंग नहीं आएगी टेम्परेचर की जो यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, तब तक वर्क ट्रांसफर किया। और एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पाया, एक्सपेरिमेंट के बाद ही फाउंड दैट कि सेम रीडिंग जो मिली आपको टेम्परेचर पे, उसमें जितना वर्क ट्रांसफर हुआ है, दिस वर्क ट्रांसफर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द हीट ट्रांसफर, दिस वर्क ट्रांसफर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दी हीट ट्रांसफर, ठीक है। क्या यहां पे उन्होंने पाया कि जितना उन्होंने हीट ट्रांसफर किया था, हीट ट्रांसफर पे जितना टेम्परेचर राइज हुआ था, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर पे उतना ही टेम्परेचर राइज हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर पे उतना ही टेम्परेचर राइज हुआ है। दैट मीन्स यहां से फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया, फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया, और वो कंक्लूजन क्या निकल के आया, फर्स्ट कंक्लूजन आया कि इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर ऑन सिस्टम इज सेम। भाई सिस्टम के साथ आप हीट ट्रांसफर करो या वर्क ट्रांसफर करो, आप एनर्जी इंटरेक्शन इस पर सिस्टम के साथ कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, चाहे हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में, सिस्टम के ऊपर जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जो सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो फर्स्ट लॉ के बाद क्या बोला गया कि हीट और वर्क सेम ही तरह की एनर्जी है, हीट और वर्क सेम तरह की एनर्जी है, ठीक है, दोनों का ही इफेक्ट सिस्टम पे सेम हो रहा है। मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, सेम अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर किया, जो टेम्परेचर राइज मिला, मतलब जो प्रॉपर्टी में चेंज मिला वो एग्जैक्टली सेम मिला, जो प्रॉपर्टी में चेंज मिला, जो टेम्परेचर राइज मिला वो एग्जैक्टली सेम मिला मेरे को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जूल्स एक्सपेरिमेंट से ये आया कि सिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट है वर्क ट्रांसफर का और हीट ट्रांसफर का, वो एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, पहली बात, ठीक है। चलो दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अब इन्होंने क्या किया, तो यहां पे ध्यान से देखना, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर किया, जब कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर किया तो कुछ टेम्परेचर में राइज हुआ, है ना, टेम्परेचर में राइज हुआ। तो सपोज सिस्टम आपका यहाँ पे प्रोसेस हुआ है 1 से 2 प्रोसेस हुआ, ठीक है,
तो वर्क ट्रांसफर से पहले सिस्टम आपका स्टेट 1 पे था, आफ्टर दी वर्क ट्रांसफर सिस्टम आपका किस पे आ गया, स्टेट 2 पे आ गया। ओके, अब स्टेट 2 से इसको दोबारा 1 पे लेके आ रहे हैं, भाई ध्यान से देखना, स्टेट 2 से दोबारा 1 पे लेके आ रहे हैं। ओके, कैसे लेके आएंगे देखो, स्टेट 1 से 2 जब गया तो सिस्टम के साथ किसका इंटरेक्शन हुआ, वर्क का इंटरेक्शन हुआ। जब 2 से दोबारा 1 पे लेके आ रहे हैं, 2 से 1 पे लेके आ रहे हैं मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था उसका उसी टेम्परेचर तक लेके आएंगे, लेकिन इस बार जो 2 से 1 लेके आ रहे हैं वो वर्क ट्रांसफर से नहीं लेके आ रहे हैं, वो हीट ट्रांसफर से लेके आ रहे हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, सिस्टम से हीट को रिजेक्ट किया, सिस्टम से क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया। ओके, और ये सिस्टम को दोबारा ये कहां ले गए, 2 से 1 पर ले गए, सिस्टम को दोबारा कहां ले गए, 2 से 1 पर ले गए। दैट मींस जो ये टेम्परेचर था पहले, अब ये टेम्परेचर डाउन होके अगेन ये 1 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कुछ टेम्परेचर था स्टेट 1 का, स्टेट 1 से यहाँ पे 2 तक गया, फिर 2 से दोबारा ये कहां पे आ गया, 1 पे आ गया। ठीक, तो 1 से 2 गया था वर्क ट्रांसफर से, और 2 से 1 आया है हीट ट्रांसफर से। मतलब जब तक सिस्टम से हीट रिजेक्ट किया, सिस्टम से जब तक हीट रिजेक्ट किया, जब तक कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो अचीव नहीं हो जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या देखा गया, भाई ये पूरा थर्मोडायनामिक साइकिल हो गया ना, ये क्या हो गया, पूरा थर्मोडायनामिक साइकिल हो गया। पहले सिस्टम आपका स्टेट 1 से 2 गया, स्टेट 1 से 2 गया सिस्टम आपका। ठीक है, तो सिस्टम आपका दोबारा स्टेट 2 से 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ था वर्क ट्रांसफर से, वर्क ट्रांसफर से, और ये जो प्रोसेस हुआ ये हीट ट्रांसफर से हुआ है। बट थर्मोडायनामिक साइकिल तो कंप्लीट हो गया ना। यहां पे भी क्या फाइंड हुआ, यहां पे भी ये देखा गया कि 1 से 2 जाने में, 1 से 2 जाने में जितना वर्क ट्रांसफर लगा था, 1 से 2 जाने में जितना वर्क ट्रांसफर लगा था, 2 से 1 आने में उतना ही हीट ट्रांसफर लगा। जितना आपने वर्क सिस्टम को सप्लाई किया था ना 1 से 2 जाने में, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट आपने सिस्टम से लिया, सिस्टम आपका दोबारा 2 से उसी पॉइंट 1 पर आ गया वापस, सिस्टम आपका दोबारा 2 से सेम पॉइंट 1 पे वापस आ गया। ओके, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिंपल यहां पे ये है, जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनामिक्स का, यहां से वो स्टेटमेंट बनेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट यहां से बनेगा। और क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट की, फॉर अ साइकिल और अ क्लोज सिस्टम, अ क्लोज सिस्टम, कोई भी क्लोज सिस्टम, अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, अ क्लोज सिस्टम, a closed system undergoing a thermodynamic cycle, undergoing a thermodynamic cycle। थर्मोडायनामिक साइकिल किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल, थर्मोडायनामिक साइकिल, दैट इज नेट वर्क ट्रांसफर, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, है ना। देखो डिफाइन हुआ है, फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया है हमने थर्मोडायनामिक साइकिल से। तो किसी भी थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए, कोई भी पूरी जो थर्मोडायनामिक साइकिल होगी, उस थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए क्या होगा, जो नेट हीट ट्रांसफर हुआ होगा उस साइकिल में, नेट हीट ट्रांसफर जो हुआ है उस साइकिल में, दैट इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर। वो किसके इक्वल होगा, नेट वर्क ट्रांसफर के इक्वल होगा। दैट इज फॉर साइकिल, साइकिल क्लोज सिस्टम, फॉर साइकिल क्लोज सिस्टम। अगर कोई क्लोज सिस्टम है डियर आपका, और वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट जहां से स्टार्ट किया था दोबारा वहीं पे आ रहा है, तो उस पूरी साइकिल में जितना वर्क ट्रांसफर हुआ है और जितना हीट ट्रांसफर हुआ है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट कहां से आया, ये स्टेटमेंट यहां से आया, सिस्टम आपका 1 से 2 गया था बाय दी वर्क ट्रांसफर, आपने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर किया, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चला गया, आप दोबारा से इसको स्टेट 2 से 1 पे लेके आ रहे हो, सर ये लेकिन इस बार आइसोलेटेड आपने सिस्टम था ना सर, सर ये क्या आइसोलेटेड बोल, सिस्टम था लेकिन, क्या चीज, सर ये आइसोलेटेड सिस्टम था ना लेकिन। नहीं आइसोलेटेड सिस्टम था नहीं, उन्होंने इसको बनाया था
यहां से, जिससे कि सिर्फ जो हम चाह रहे हैं ना हीट ट्रांसफर, वो यहां से हीट ट्रांसफर बाहर ना हो, ठीक है, मतलब जो हम नहीं चाह रहे वो ना हो, ये थोड़ी आइसोलेट किया गया, ठीक है। यहाँ तो हीट ट्रांसफर इनको चाहिए बाहर, या तो हीट ट्रांसफर इन्होंने बाहर किया, यहां से इन्होंने कुछ क्या किया, दैट इज कुछ भी यहाँ पे इन्होंने कोई अलग बॉडी लगाई, कोई कम टेम्परेचर की बॉडी लगाई होगी, कुछ वाटर कुछ भी रखा होगा, यहाँ से इन्होंने हीट ट्रांसफर किया है। ये तो इंसुलेट इसलिए किया गया है सो दैट यहाँ पे एनर्जी का लॉस ना हो, इसलिए इंसुलेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो सिर्फ इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगा, ओके, ये नहीं होगा, ठीक है। आपने सिस्टम बनाया ना सर आइसोलेटेड, लेकिन डिफाइन किया क्लोज सिस्टम के लिए सर। हाँ, क्लोज सिस्टम ही तो है भाई। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? क्लोज सिस्टम उसको बोलेगी ना जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो रहा है, मास कहाँ एंट्री और एग्जिट कर रहा है। हाँ, तो क्लोज सिस्टम ही तो हुआ ना ये, ठीक है, क्लोज सिस्टम हुआ, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड नहीं बोल सकते हैं ना, अरे आइसोलेटेड सिस्टम क्या सिस्टम है? बाय डेफिनेशन देखो ना, आइसोलेटेड सिस्टम तो वो सिस्टम है जिसके साथ ना तो मास का इंटरेक्शन होगा ना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। यहां तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है सब जगह पे, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है सब जगह से, ठीक है। तो ये क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम तब होगा अगर एनर्जी का इंटरेक्शन क्या हो। एनर्जी का इंटरेक्शन तो यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, तीनों जगह पे हो रहा है एनर्जी का इंटरेक्शन, ठीक। तो जहां से जितना हम चाह रहे हैं वहां से अलाउ हो रहा है एनर्जी का इंटरेक्शन, बाकी सारी जगह को मैंने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, इंसुलेट किया हुआ है। लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम के साथ हो रहा है, ठीक है। एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके जा रही है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रही है एनर्जी, तो सिस्टम के साथ एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्लोज सिस्टम के लिए है। किसके लिए है? क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। दिस तो क्या हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम आपका स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्क ट्रांसफर। आपने सिस्टम को कुछ वर्क दिया, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, ठीक है। दोबारा आप सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके आ रहे हो, बट इस बार आपने क्या किया, हीट यहां से रिजेक्ट किया। 1 से 2 गया था वर्क ट्रांसफर से, 2 से 1 आया हीट ट्रांसफर से। ये सिस्टम ने क्या किया, ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में क्या किया, थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट कर लिया, 1 से 2 गया, 2 से 1 आया, ठीक है। इस साइकिल में जितना वर्क ट्रांसफर हुआ और जितना हीट ट्रांसफर हुआ वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल था। ये एक्सपेरिमेंट से वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल था। तो यहां से फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बना, फिर आप यहां से फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बना, अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। और डियर, ये एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है, अरे एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है ये। यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हीट और वर्क की फॉर्म में बात कर रहे हैं ना, तो टोटल हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर तो इक्वली होगा एक दूसरे के। ये एक दूसरे में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ही तो होगा भाई। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तभी खत्म थोड़ी होगी। तो वही तो बता रहा है ये कि जितना हीट ट्रांसफर हुआ उतना ही वर्क ट्रांसफर होगा, सिंपल, ठीक है, ये बता रहा है। तो एक बार क्विक रिकैप देखते हैं भाई, क्विक रिकैप देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट आया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड में, वो आया आफ्टर द जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो जूल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन्होंने एक क्लोज कंटेनर में कुछ यहाँ पे फ्लूइड लिया, उस फ्लूइड को उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया। जब उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया तो उन्होंने चेक किया कितना टेम्परेचर राइज हुआ, सपोज यहां तक इतना टेम्परेचर राइज हुआ, ओके। उन्होंने हीट ट्रांसफर किया और कुछ टेम्परेचर राइज जितना हुआ उसको नोट डाउन किया। अब अगेन सेम सिस्टम, ठीक है, इस बार उन्होंने क्या किया, पहले तो हीट ट्रांसफर किया था, इस बार उन्होंने हीट ट्रांसफर की जगह क्या किया, वर्क ट्रांसफर किया, ठीक है, वर्क ट्रांसफर किया। वर्क ट्रांसफर कब तक किया, जब तक वर्क ट्रांसफर किया जब तक जो टेम्परेचर यहां पे मिलेगा वो वही मिलेगा जो इस केस में मिला था, तब तक इन्होंने वर्क ट्रांसफर किया। और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट जब हमने हीट ट्रांसफर किया तो कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिला, हमने वर्क ट्रांसफर किया फॉर सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, तो यहां से जो वर्क ट्रांसफर निकल के आया वो एग्जैक्टली हीट ट्रांसफर के इक्वल निकल के आया। मतलब अगर मैं सिस्टम को सेम अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, सिस्टम को सेम अमाउंट ऑफ वर्क देता हूं, तो उस के इंटरेक्शन की वजह से जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगे वो सेम आने वाले हैं, तो सिस्टम की प्रॉपर्टी में चेंज आएंगे वो सेम आएंगे।
तो यहां से एक कंक्लूजन आया कि इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर ऑन सिस्टम इज सेम। तो सिस्टम के साथ चाहे एनर्जी का इंटरेक्शन हो हीट की फॉर्म में, या सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो वर्क की फॉर्म में, दोनों का ही इफेक्ट सिस्टम के ऊपर सेम आएगा। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया यहां से। तो यहां पे उन्होंने सिस्टम के साथ वर्क इंटरेक्शन किया, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, सिस्टम का कुछ टेम्परेचर राइज किया। अब दोबारा से वो सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके आएंगे और एक पूरी थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो जब सिस्टम दोबारा से स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आएगा, इस बार उन्होंने जो सिस्टम स्टेट 2 को 1 से लेके आए हैं वो हीट ट्रांसफर से लेके आए। उन्होंने सिस्टम को वर्क दिया, सिस्टम स्टेट 1 से 2 पे गया, उन्होंने हीट रिजेक्ट किया सिस्टम से हीट रिजेक्ट किया सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 तक लाने में। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट हो गया। सिस्टम पहले स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर से, तो सिस्टम दोबारा स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आया कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर से। बट आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ साइकिल ही फाउंड दैट ये जो वर्क ट्रांसफर था जो सिस्टम को स्टेट 1 से 2 पे ले गया, और ये जो हीट ट्रांसफर है जो सिस्टम को स्टेट 2 से दोबारा 1 पे लेके आया, ये वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर भी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल था। ये वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर भी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल था। तो यहां से ये आपका बना स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल। कोई भी क्लोज सिस्टम जो एक थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट करता है उसमें दैट इज नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। उस पूरी थर्मोडायनामिक साइकिल में जितना हीट ट्रांसफर होगा उतना ही वर्क ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट। ओके, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रिप्रेजेंट ये एनर्जी कंजर्वेशन को ही कर रहा है कि हीट किसके इक्वल है? वर्क के इक्वल है। ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के इक्वल है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा, टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा सिस्टम का ऑलवेज। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? सर क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे हीट ट्रांसफर, है ना, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। हीट ट्रांसफर ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर किसको बोलते हैं? हमने पहले ही बात की थी, दो टाइप ऑफ एनर्जी के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। दो टाइप ऑफ एनर्जी होंगी जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी, एक हीट ट्रांसफर, दूसरा वर्क ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर किसको बोल रहे हैं? दैट इज इट इज द एनर्जी ट्रांसफर, इट इज द एनर्जी ट्रांसफर associated with temperature difference, associated with temperature difference, temperature difference। वो एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इंटरेक्ट करेगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा, उसको बोल रहे हैं हीट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, वो एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हीट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे उसको? हीट ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो तो ध्यान से, सपोज कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है। मास क्या है इसका? m है। इसका टेम्परेचर क्या है? T टेम्परेचर है। बाहर का कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts। और अगर मैं बोल रहा हूं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है T, इट इज ग्रेटर देन Ts। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है तो क्या देखने को मिलेगा आपको? हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑलवेज हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, एक एनर्जी का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो वी कैन से दैट, और जितना ज्यादा ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। तो वी कैन से दैट दिस हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन उसके बाद बताना। मैं बोल रहा हूं कि
एक सेम बॉडी है बट बड़ा साइज है, साइज बड़ा है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका भी टेम्परेचर सेम है टी, ठीक है, इसका भी टेम्परेचर सेम है टी, एनवायरमेंट का भी टेम्परेचर सेम है टीएस, अगेन टी इज ग्रेटर देन टीएस, सेम बॉडी है। सपोज स्टील का था, ये भी स्टील का है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। अब मेरे को बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है अभी भी, लेकिन ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगा हीट की फॉर्म में, ये सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो क्या Q1 Q2 सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर, क्या लगता है अलग अलग नरेश? सर। हाँ जी शोएब जी, क्या लगता है? क्या होगा? अलग अलग होगा। आप ना फील कर सकते हो, आप छोटी सी स्टील की बॉल लो, उसको हीट करो, उसको हीट करो, उसके पास, उसको मैं टच मत करो, उसके पास हाथ ले जाओ, आपको हीट फील होगा, एकदम से हीट फील होगा, क्योंकि आपके हाथ में और स्टील बॉल में टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस से हीट आएगा, हीट फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या करो, एक बड़ी स्टील बॉल लो, एक बड़ी स्टील बॉल लो, ओके, एक बड़ी स्टील बॉल लो, उसको सेम टेम्परेचर तक हीट करो, उसके पास आप हाथ में जाके देखो, ठीक है, आपको एकदम से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, बट हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा, हीट ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा, ओके। दोनों को अगर क्लब कर दे, दोनों को अगर क्लब कर दे, तो हीट ट्रांसफर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। हीट ट्रांसफर एम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एंड वी नो टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इट इज एम सी, ये यहाँ पे कांस्टेंट है सी, दिस इज एम सी डेल्टा टी, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आ गया एम सी डेल्टा टी। सी क्या है यहाँ पे? सी इज द कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट, सी क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। अभी सी का बड़ा सिग्निफिकेंस है भाई, इस सी का बड़ा सिग्निफिकेंस है ना। अब सी का अगर मैं डेफिनेशन देखूं कि सी का डेफिनेशन क्या बनता है, देखो इधर ध्यान से, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या बनेगा, यहां से स्पेसिफिक हीट सी क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी आएगा सी। अगर मैं बोल दूं एम इक्वल्स टू 1 kg, एम इक्वल्स टू 1 kg, और डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस का मास कितना है? 1 kg। तो डियर सी किसके इक्वल निकल के आ रहा है? सी निकल के आ रहा है हीट क्यू के इक्वल, सी किसके इक्वल निकल के आ रहा है? क्यू के इक्वल निकल के आ रहा है, हीट के इक्वल, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनेगा सी का, स्पेसिफिक हीट का? दैट इज स्पेसिफिक हीट सी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना बना, आज के बाद ना कभी इसको रटने की जरूरत नहीं, वो पढ़नी चाहिए। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लिखते हैं, चलो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, ठीक है, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, टू प्रोड्यूस यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस फॉर 1 kg, फॉर 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, ओके। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपके पास स्टील है, आपके पास स्टील है, स्टील को आप हीट दे रहे हो, आपके पास कितना स्टील है? 1 kg, 1 kg स्टील है आपके पास, उस 1 kg स्टील को आप हीट दे रहे हो,
कब तक दे रहे हो? जब तक उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा, 8 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा, तब तक आप उसको हीट दे रहे हो। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है, जो 1 केजी सब्सटेंस को दिया जा रहा है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ओके, और ना ही सिर्फ बढ़ाने के लिए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर डिक्रीज करना है, ठीक है, यूनिट सब्सटेंस का, यूनिट मास सब्सटेंस का, 1 केजी मास का अगर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो कितना हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या 1 केजी मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या है, वो स्पेसिफिक हीट है। दोनों ही चीजें सेम आएंगी, दोनों ही चीजें सेम आएंगी। वो क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। उसको क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, वाटर का स्पेसिफिक हीट नियर अबाउट 4.2 किलो जूल। यूनिट क्या बनेगा देख लो, क्यू क्या हो गया जूल या किलो जूल, एम क्या हो गया केजी, ये क्या हो गया डिग्री सेल्सियस और केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। केल्विन लिखो डिग्री सेल्सियस लिखो, एक ही बात है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है भाई। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस को आप केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। सपोज T1 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो गया 283, T2 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, अरे केल्विन में कितना हो गया 293। तो जब डेल्टा टी करोगे ना, जब डेल्टा टी करोगे, चाहे डिग्री सेल्सियस करो चाहे केल्विन करो, ये ऑलवेज 10 ही रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे कभी फर्क नहीं आएगा, चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, क्योंकि 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब वाटर, अगर आप 1 केजी वाटर लोगे, कितना वाटर लोगे 1 केजी, और उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितना हीट देना पड़ेगा 4.2 किलो जूल हीट देना पड़ेगा। या 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करना है, तो कितना हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा वहां से, 4.2 किलो जूल हीट रिजेक्ट करना, ठीक है। तो ये मतलब है किसका, स्पेसिफिक हीट का। क्या मतलब है स्पेसिफिक हीट। सपोज एक ही सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है C1, एक ये सब्सटेंस है C2, ठीक है, इसका स्पेसिफिक हीट C1 है, इसका स्पेसिफिक हीट C2 है, दोनों का मास सेम है M, दोनों का मास सेम है M, दोनों का सेम मास है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि C2 ग्रेटर देन C1, C2 ग्रेटर देन C1, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब यह है कि टू प्रोड्यूस सेम टेम्परेचर डिफरेंस, टू प्रोड्यूस सेम टेम्परेचर डिफरेंस, एक का स्पेसिफिक हीट C1 है, एक का स्पेसिफिक हीट C2 है, दोनों का मास सेम है, C2 इज ग्रेटर देन C1 है, इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है इससे, तो टू प्रोड्यूस सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, यहां पे दैट इज मैंने सपोज हीट ट्रांसफर कितना किया Q2, यहां पे मैंने हीट ट्रांसफर कितना किया Q1, कौन सा हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा Q1 की Q2? Q2 सर। कौन सा हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली Q2 ज्यादा होगा। तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, है ना। स्पेसिफिक हीट क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट जाता है जनरली, वो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने के साथ हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ओके, तो अगर जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, उसके टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, और ज्यादा हीट रिमूव भी करना पड़ेगा, ज्यादा हीट रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना जो जल्दी से ठंडे नहीं हो पाते, उनके अंदर मतलब सेम टेम्परेचर पे आप रखो उस सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस को रखो सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, दो सब्सटेंस सेम टेम्परेचर पे है, उनको सेम एनवायरमेंट में आप रखोगे, सेम एनवायरमेंट में आप रखोगे, ठीक है, तो वहां से जो हीट ट्रांसफर का रेट आपको मिलेगा ना, वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि दोनों को
सेम अमाउंट तक ठंडा होने में जो वहां से हीट रिजेक्ट होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक हीट क्या है, अलग अलग है। तो टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो हीट ट्रांसफर हम देंगे, जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो भी ज्यादा होगा, जब हीट रिजेक्ट करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। टू प्रोड्यूस सेम टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज Q2 will be greater than Q, Q2 will be greater than Q। ओके, सिंपल ये मतलब, ठीक। अब हम यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, भाई स्पेसिफिक हीट को हम लेते हैं दो चीजों, दो टर्म में स्टडी करते हैं, सीपी एंड सीवी। सीपी एंड सीवी। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? सीवी है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो चीजें हम डिफाइन करते हैं सीपीसीवी, ये गैस के लिए डिफाइन होता है, गैस के लिए। क्यों? क्योंकि गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस के लिए सीपी और सीवी अलग अलग डिफाइन है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मतलब है इनका? इनका ये मतलब है, सीवी का क्या मतलब है? सीवी का मतलब है अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, ठीक है, एक कंटेनर में कोई भी फ्लूइड डाल दो, गैस डाल दो, और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करो, उसको रिजिड कर दो, और उसको हीट ट्रांसफर करोगे आप। ओके, तो अब कितना हीट ट्रांसफर करना है, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, दैट इज वो सीवी हो जाएगा। और यही काम अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो तो वो सीपी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। बट ये होता है किसके लिए? लिक्विड गैसेस के लिए। बट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड्स, लिक्विड और सॉलिड के लिए सीपी इक्वल्स टू सीवी, ये वैल्यू सेम होती है, सी की इक्वल होती है। लिक्विड और सॉलिड में सीपी और सीवी अलग अलग नहीं होता है, लिक्विड और सॉलिड में सीपी और सीवी अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही होता है, सी होता है। सिर्फ क्या होता है? सी होता है, बिकॉज दीज आर इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। यहाँ पे सीपी बोलो सीवी बोलो एक ही बात है, सी बोलो ये स्पेसिफिक हीट। लेकिन गैसेस के केस में सीपी एंड सीवी दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट डिफाइन होंगी, बिकॉज गैसेस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कर सकते हो, और गैसेस का दैट इज वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है इजीली। ठीक है, इसीलिए अब मैं अगर बात करता हूं एयर के लिए, है ना, एयर के लिए, एयर के लिए, एयर के लिए जो सीपी का वैल्यू है, इट इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी कैलोरी, किलो जूल पर केजी कैलोरी। ठीक है, और जो एयर के लिए सीवी का वैल्यू है, सीवी का जो वैल्यू है, इट इज 0.781, 0.781 किलो जूल पर केजी कैलोरी, 0.781 किलो जूल पर केजी कैलोरी। यहाँ पे आप एक चीज क्लियरली देख पा रहे हो कि सीपी सीवी से बड़ा है, कि सीपी ग्रेटर देन सीवी है। और ये जो इनका डिफरेंस होता है ना, सीपी माइनस सीवी, दिस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इसको मैं प्रूव करूंगा अभी आगे चल के। सीपी माइनस सीवी क्या होगा हमारा? आर होगा। आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे या इंटरव्यू में पूछ लेंगे, वाई, वाई ऑलवेज सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी वर्क, हमेशा सीवी से बड़ा क्यों है? क्या बोल रहे हो? सर इसमें वर्क डन होता है ना सर, उसमें वर्क डन नहीं होता है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। दिस ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ ये ये कुछ गैस है, सेम गैस है। ठीक है, दिस ये, ठीक है, ये पिस्टन, पिस्टन है ये,
ये पिस्टन है। अब मैंने क्या किया, एक तरफ यहां पे मैंने क्या किया, इसको, इस पिस्टन को मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, यहां से इसको हिलने नहीं देने का है, ये पिस्टन यहां से नहीं हिलेगा, कुछ भी कर लो, ये पिस्टन फिक्स कर दिया मैंने इधर। ठीक है, ये पिस्टन यहां पे फिक्स कर दिया। अब यहां पे जो भी मैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करूंगा, ये जो भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर होगा। ये आपका जो प्रोसेस हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आप जानते हो वर्क ट्रांसफर क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर क्या होता है, वर्क ट्रांसफर होता है जीरो। तो जो भी आप इसको हीट दे रहे हो, जो भी आप इसको हीट दे रहे हो, वो सारा हीट कहां जा रहा है, वो वर्क में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो सारा हीट कहां जा रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। सारा हीट कहां जा रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। इंटरनल एनर्जी में जा रहा है मतलब वो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा रहा है। ये सारा हीट कहां जा रहा है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। ये सारा हीट टेम्परेचर राइज करने में यूज हो रहा है, सारा हीट टेम्परेचर राइज करने में यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाने की कोशिश करता हूं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनेगा कैसे, पहले वो थोड़ा सोच लेते हैं दिमाग में। भाई ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, अब जैसे आप यहां से अगर क्या करोगे, हीट ट्रांसफर करोगे, अब आप हीट ट्रांसफर करोगे तो मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, इधर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो मैं इस तरह से अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से ठीक सोचना भाई, ध्यान सुनना, मैं इस तरह से अज्यूम कर रहा हूं, हीट ट्रांसफर की वजह से, ड्यू टू हीट ट्रांसफर, ठीक है, कुछ प्रेशर यहाँ पे राइज होगा, बिल्कुल राइज होगा। और जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, दोबारा देखो, जब मैंने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने की वजह से प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा। लेकिन पिस्टन भी मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, पिस्टन मूव होने से प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पिस्टन को अज्यूम करेंगे कि पिस्टन इस तरह से मूव हो रहा है कि जिस रेट से प्रेशर राइज हो रहा है, उसी रेट से प्रेशर फॉल हो रहा है, सो दैट कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, हीट ट्रांसफर से प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपेंशन से पिस्टन के ऊपर जाने से प्रेशर घटेगा। और मैं इस तरह से पिस्टन का जो मूवमेंट है, इस तरह से अज्यूम कर रहा हूं कि जिस रेट से प्रेशर बढ़ रहा था हीट ट्रांसफर से, उसी रेट से प्रेशर घट रहा है एक्सपेंशन होने से, तो ओवरऑल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से मैं अज्यूम कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब ये आपने जितना हीट दिया, जितना हीट दिया, इसमें कुछ तो किसमें चला गया, वर्क में चला गया। पिस्टन भी तो मूव किया है ना, तो कुछ वर्क भी तो किया है आपने, पिस्टन भी तो मूव हुआ है, तो कुछ आपने मैकेनिकल वर्क भी तो परफॉर्म किया इससे, इस हीट से। तो हीट का कुछ वर्क कहां चला गया, सॉरी, हीट का कुछ पार्ट कहां चला गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। और कुछ पार्ट हीट का कहां गया, इंटरनल एनर्जी में गया। इंटरनल इंटरनल इन इंटरनल एनर्जी में चला गया। हीट का जो कुछ पार्ट है, उसने उसका इंटरनल एनर्जी राइज किया। इंटरनल एनर्जी राइज किया मतलब दैट इज, इसकी वजह से क्या हुआ, इस पार्ट की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा, इस पार्ट की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। और कुछ पार्ट कहां चला गया, वर्क डन में चला गया, वर्क परफॉर्म करने में चला गया। ठीक है, और यहां पे वर्क ट्रांसफर क्या होता है, जीरो। तो जितना आपने हीट दिया था, ये सारा चला गया इंटरनल एनर्जी में, सारा कहां चला गया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चला गया। सारा किस में चला गया, इंटरनल एनर्जी में चला गया। तो ये सारा ही जितना आपने हीट प्रोवाइड किया ना यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये सारा हीट क्या कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है सिस्टम का। ये सारा हीट इंटरनल एनर्जी में गया, सारा हीट क्या कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। और यहाँ पे ये जो आपने हीट ट्रांसफर किया, इसका कुछ पार्ट तो वर्क में चला गया, कुछ पार्ट गया इंटरनल एनर्जी में। जो पार्ट गया इंटरनल एनर्जी में, वही पार्ट क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा।
वही पार्ट करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर राइज ज्यादा मिलेगा। अगर ये सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया आपने तो टेम्परेचर राइज कहां पे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सारा हीट टेम्परेचर राइज कर रहा है। यहाँ पे सारा हीट कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है और कुछ टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज करने के लिए अब ध्यान से सुनना, अगर सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करना है, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करना है अगर आपको, ठीक है, तो कहां पे हीट ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पे हीट ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पे हीट ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने यहां पे सपोज हीट कितना दिया, 100 दिया, 100 दिया, ये 100 का 100 कहां चला गया, 100 का 100 गया इंटरनल एनर्जी में, 100 का 100 इंटरनल एनर्जी में गया, और ये 100 का 100 क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। यहां पे अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करना है तो क्यूपी आपने सपोज कितना दिया इसको, 150 दिया, कितना दिया, 150 दिया, 150 में से 50 कहां चला गया, वर्क परफॉर्म करने में, इंटरनल एनर्जी के पास कितना आया, 100। अब यहां पे अगर आपको 100 देना है ना इंटरनल एनर्जी को, तो टोटल तो 100 से ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ पार्ट जाएगा वर्क में, कुछ पार्ट जाएगा वर्क में। तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट ट्रांसफर आपको देना होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा देना होगा, ठीक है, कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फॉर द सेम रीजन Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, फॉर द सेम रीजन Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, इसी रीजन की वजह से Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा। ओके, सो दैट इज Cp इंक्लूड्स वर्क ट्रांसफर and internal energy while CV includes only internal energy, only internal energy, and for the same reason Cp is greater than Cv, for the same reason Cp is greater than Cv, ठीक है, इसी रीजन की वजह से Cp क्या होगा, Cv से बड़ा होगा, ठीक है, Cp क्या होगा, Cv से बड़ा होगा। ठीक, चलो ये थी हमारी बात किसकी, कुछ हीट ट्रांसफर की। अब जल्दी से देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ से थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा हम कॉशियसली चलेंगे। अब देखो ध्यान से, तो बोलते हैं कि सिस्टम आपका स्टेट 1 पे था, स्टेट 1 से सिस्टम कहां चला गया, स्टेट 2 पे चला गया, ओके, वाया पाथ ए। सिस्टम आपका दोबारा स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ गया, वाया पाथ बी। सिस्टम 1 से 2 पे गया वाया पाथ ए, सिस्टम 2 से 1 पे आया वाया पाथ बी, ओके। एक पूरा थर्मोडायनामिक साइकिल हो गया। तो क्या साइकिल हुआ, ये आपका साइकिल बन गया है पूरा 1A2B1, ये पूरा एक थर्मोडायनामिक साइकिल बन गया। अब थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ का इक्वेशन कैसे लगाते हैं वो हमको पता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन कैसे लगेगा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनामिक्स का, कि किसी भी साइकिल में नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर, किसी भी साइकिल में नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो 1 से 2 जाने में नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा पूरी साइकिल में, 2 प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस एक ये प्रोसेस, उस वाले प्रोसेस में सपोज कितना हीट ट्रांसफर हुआ, Q1A2 प्लस Q2B1, टोटल हीट ट्रांसफर इतना हुआ होगा ना। इस प्रोसेस में कुछ हीट ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ इसमें हुआ होगा, ठीक है।
हुआ नहीं हुआ होगा तो जीरो हो जाएगा, हुआ होगा तो ले लेंगे। सिमिलरली टोटल वर्क ट्रांसफर कितना, कुछ वर्क ट्रांसफर अगर हुआ है किसमें, इस वाले प्रोसेस में 1A2, और कुछ वर्क ट्रांसफर कितना हुआ है 2B1 इस वाले प्रोसेस। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन इस साइकिल के लिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन इस थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए। इस तो लिख सकते हैं टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। अब मैं एक और थर्मोडायनामिक साइकिल यहां पे ले रहा हूं, और इस थर्मोडायनामिक साइकिल में जो जाने का पाथ है वो सेम है, और आने का पाथ इस बार चेंज हो रहा है। ये हो गया दिस। ठीक है, जाने का पाथ सेम है 1A2, और आने का पाथ क्या है 2C1। अब जो थर्मोडायनामिक साइकिल में ले रहा हूं इस बार, ये थर्मोडायनामिक साइकिल क्या है 1A2C1। ये अब इसके लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, इसके लिए भी मैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लगाऊंगा। ये एक और साइकिल कंप्लीट हो गई मेरी। ठीक है, तो क्या लगेगा, नेट हीट ट्रांसफर कितना है Q1A2 प्लस Q2C1। पहले 2B1 था, अब कितना है 2C1 इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर कितना है W1A2 प्लस W2C1 दिस। ये दो इक्वेशन आ गई डियर। दो मैंने थर्मोडायनामिक साइकिल ली है, दोनों थर्मोडायनामिक साइकिल में जो जाने का पाथ है 1 से 2 वो सेम है, और जो आने का पाथ है 2 to 1 वो अलग अलग है। एक बार आ रहा है पाथ बी से, एक बार आ रहा है पाथ सी से। तो दो थर्मोडायनामिक साइकिल मेरे पास आ गई है, और दोनों थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए मैंने फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिख लिया है, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, इधर से ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल्स टू W2B1 माइनस W2C1। ये आएगा, है ना, ये आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये लिख दूं, क्या कि W2B1 इक्वल्स टू W2C1, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? बोलो भाई। दोनों ही केस में हम 2 से 1 आ रहे हैं, एक बार पाथ बी से आ रहे हैं, एक बार पाथ सी से आ रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग सर। ये पॉसिबल ही नहीं, गलत है। सेम हो ही नहीं सकते हैं, वर्क ट्रांसफर तो पाथ फंक्शन है, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग होगा। स्टेट पॉइंट भले ही सेम हो, 2 से 1 आ रहे हो, लेकिन अलग अलग पाथ के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आएगा वर्क ट्रांसफर। ठीक है, ये सेम हो ही नहीं सकता है। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि W2B1 माइनस W2C1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी तो ये 0 आएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कभी 0 थोड़ी आएगा, 0 आएगा ही नहीं। अगर ये सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल नहीं है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स Q2B1 माइनस Q2C1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड पार्ट तो 0 नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी 0 नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है ना। अब एक इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे 0 आ जाएगी, ये भी 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 नहीं है तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस Q2B1 इज नॉट इक्वल्स टू Q2C1। वाह, ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है। और ये प्रूव क्या बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के ये प्रूव बोल रहा है कि स्टेट पॉइंट सेम है, 2 से 1 आ रहे हो, 2 से 1 जा रहे हो, यहां भी 2 से 1 जा रहे हो, बट एक बार जा रहे हो वाया पाथ बी, एक बार जा रहे हो वाया पाथ सी, और सेम स्टेट पॉइंट है, अलग अलग पाथ से आप जा रहे हो, अलग अलग पाथ आपने चूज किया है, तो हीट ट्रांसफर सेम नहीं आ रहा है।
हीट ट्रांसफर भी अलग अलग आ रहा है। ठीक है, स्टेट पॉइंट सेम है, 2 से 1 ही आना है, लेकिन अलग अलग पाथ से आ रहे हैं। एक बार पाथ बी से आ रहे हैं, एक बार पाथ सी से आ रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर भी सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। ठीक है, कल हमने प्रूव किया था कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, और आज हम प्रूव कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। सो दो एंड पॉइंट्स आर सेम, एंड पॉइंट्स आर सेम, एंड पॉइंट्स आर सेम, बट फॉर डिफरेंट पाथ, फॉर डिफरेंट पाथ, ठीक है, दैट इज हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज डिफरेंट, heat transfer is different, heat transfer is different. So very big statement, heat transfer, heat transfer is also a path function, path function। और अगर पाथ फंक्शन है तो पॉइंट फंक्शन नहीं है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर भी क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। ओके, तो यहां से अगर मैं एक चीज लिख दूं कि दैट इज हीट एंड वर्क, ठीक है, आप जानते हो, लेकिन एक बार एक साथ आ जाएगा हीट एंड वर्क। ठीक है, इन दोनों के बारे में, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है मतलब नॉट पॉइंट फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन नहीं है, सही बात है, नॉट पॉइंट फंक्शन। ठीक है, दोनों ही क्या है, दैट इज दोनों ही इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। पाथ फंक्शन है तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। ठीक है, पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो सिस्टम की प्रॉपर्टी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि सिस्टम की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, पॉइंट फंक्शन होगी। सो नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट, बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट, दोनों ही क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट है ना, एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, मतलब ये एनर्जी सिस्टम के पास स्टोर नहीं है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्लो कर रही है, इसके इंटरेक्शन से प्रोसेस अकर हो रहा है थर्मोडाइनमिक। ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट। और लास्ट में बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना, बोथ आर बाउंड्री, बाउंड्री फिनोमिना, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। ठीक है, तो हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा हीट एंड वर्क, तो हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम से हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओके, तो बाउंड्री को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बात है किसके रिस्पेक्ट में, हीट एंड वर्क के रिस्पेक्ट, दोनों के बारे में ये चीजें कॉमन है, तो दोनों ये भाई भाई हो गए। ठीक है, दिस ओके। चलो, तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए फर्स्ट लॉ की हेल्प से। हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि अभी तक तो हमारे पास एक ही ऐसी क्वांटिटी थी जो पाथ फंक्शन था, दैट इज वर्क। अभी उसके साथ एक और क्वांटिटी ऐड हो गई है जो पाथ फंक्शन है, दैट इज हीट। ओके, चलो अभी एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं अगेन, ये इक्वेशन पकड़ेंगे दोबारा, ये इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं इसको बोलूं, इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे भाई दोबारा, है ना, इक्वेशन 1 से। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और आज ना 8:30 तक ही हम क्लास ले पाएंगे, एक्चुअली ना मीटिंग चल रही थी पहले भी, उसके बाद भी 8:30 बजे मीटिंग है, और वो आप लोगों के डिस्कशन के लिए ही रखा गया है। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं सो डैट आप लोगों की प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिल जाए आप लोगों का ना। ठीक है, इस तरह से, तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग है। क्या होगा मतलब सर फिर उसमें? तो वही तो डिस्कस होगा, सबके अपने अपने व्यूज होंगे, आपका कुछ हो तो बताओ, मैं रखूंगा पॉइंट।
आपको क्या लगता है मतलब, और हमारी साइड से और मतलब क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्या हेल्प होना चाहिए कि आप लोगों के मतलब जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का वो बढ़ जाए? ये क्वेश्चन मतलब सेशन रखना था अलग सर एक। टेस्ट रखने स्टार्ट कर दें बीच बीच में। वो भी ठीक है सर। एक तो टेस्ट रखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ठीक है। क्वेश्चंस के सेशन भी होंगे बीच बीच में। लेकिन टेस्ट सर प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, उसमें मजा हाँ, आएगा। वो शेड्यूल बनेगा पूरा उसका। वो 2 दिन लगेंगे उसका पूरा शेड्यूल बनने में, शेड्यूल बनेगा, क्योंकि टेस्ट तभी पॉसिबल होगा ना 2-3 सब्जेक्ट एक बार जब हो जाएंगे। वो हो गया है, जैसे यस सोम सर। हो गया है, उधर एफएम होने वाला है, इधर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, 2-3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर टेस्ट रनिंग में आ जाएंगे प्रॉपर। ये सर आप 3 दिन रखो सर, या 2-2 दिन रखो बीच में सर, वैसे ये हाँ, 2 दिन कंटिन्यू। स्टार्टिंग में एक टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो टेस्ट हम बढ़ा सकते हैं। यस सर। ठीक है, हाँ, यही मतलब सब चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, बिकॉज इस बार ना सिलेक्शन जो है वो देना है 100%, क्योंकि जो वैकेंसी इतनी है, क्योंकि अपना भी पूरा ये मोटिव है कि जो स्टूडेंट सीरियस है, ठीक है, उसका सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो जिसके लिए जितना इधर अपनी साइड से हम कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए तैयार। हम ठीक भी है, अपनी तरफ से कर रहे हैं सर पूरा, जितना हम बस बस दोनों साइड ने अपना 100% अगर दे दिया तो फिर तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये पक्की बात है। यस सर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर मैं लेके आऊं दोबारा, तो इक्वेशन वन से क्या आएगा? रेडी, Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल्स टू रात को W2। आप कैसे मीटिंग करते हो सर ये? क्या चीज? रात को रात को मीटिंग करते हो सर ये? अरे तो टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे दिन तो क्लासेस होती है, क्या करें? सर आप इस वक्त कोई सेंटर में हो कि घर में हो सर? क्या चीज? आप घर में हो कि कोई सेंटर में सर इस वक्त? अभी तो मैं घर में हूँ, ठीक है, लेकिन यस अभी सर। जाना है इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट से भी क्लासेस चल रही है। यस सर। ठीक है, सिविल वालों की भी क्लास चल रही है। सुबह क्लास स्टार्ट हो जाती है ना वेटिंग, तो मॉर्निंग से 7:30 बजे से। ठीक है, 7:30 बजे आपसे ही शुरू होती है, लास्ट बैच आप पे चलता है, और फिर ऑफलाइन नहीं फिर करते सर? बीच में ऑफलाइन चलती है इंस्टीट्यूट में। यस सर। ठीक है, ये चलो, तो ये हमारे पास था दिस, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी वालों को एक साइड लेके जा रहा हूँ, सी वालों को एक साइड लेके आ रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, क्या ब्यूटीफुल रिलेशन आएगा, क्या ब्यूटीफुल थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट है, देखना क्या खूबसूरती है इसकी। ठीक है, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके जाएंगे, बी वालों को एक साइड, सी वालों को एक साइड। तो कश्मीर में थोड़ा ठंड वंड कम हुआ कि नहीं हुआ? सर बहुत ठंडी है सर। अभी ठंडी है? यस सर। क्या चल रहा है टेम्परेचर अभी? इधर माइनस में ही है सर। एक वाह, मजा आ रहा होगा है, लेकिन दूर से लगता है ना मजा आ रहा है, वहां की लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट होगी इस मौसम में। हम्म। कैसा मौसम है सर चंडीगढ़ में? अब तो ठीक हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है। अब तो टेम्परेचर वही है, 10 डिग्री 12 डिग्री। देखो अब, अभी ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या है, Q2B1 माइनस W2B1 इक्वल टू Q2C1 माइनस W2C1। ठीक है, सो यहां पे ये दोनों, मतलब ये क्या है, Q माइनस W, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज Q माइनस W फॉर पाथ 2B1, फॉर पाथ 2B1। राइट हैंड साइड क्या है, Q माइनस W, Q माइनस W फॉर पाथ 2C1, फॉर पाथ 2C1। ओके, तो Q माइनस डब्ल्यू फॉर पाथ 2B1, Q माइनस डब्ल्यू फॉर पाथ 2C1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना क्या बेहतरीन चीज निकल के आएगी भाई। हीट ट्रांसफर Q एक कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। W कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। W कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर खुद अपने में एक पाथ फंक्शन है, W वर्क ट्रांसफर खुद अपने में एक पाथ फंक्शन है ना। लेकिन अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं,
देखना ध्यान से, अगर दोनों का डिफरेंस ले लें Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू, एक बार पाथ B के लिए, एक बार पाथ C के लिए, ये जो डिफरेंस है Q माइनस डब्ल्यू का, Q माइनस डब्ल्यू का डिफरेंस दो अलग अलग पाथ के लिए एग्जैक्टली सेम निकल के आ रहा है। अगर मैं Q देखता हूं, अलग अलग पाथ के लिए Q अलग अलग आएगा, W अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आएगा, लेकिन जब मैं Q माइनस डब्ल्यू देख रहा हूं तो Q माइनस डब्ल्यू दो अलग अलग पाथ के लिए एग्जैक्टली सेम निकल के आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ Q सेपरेटली एक पाथ फंक्शन है, W सेपरेटली एक पाथ फंक्शन है, लेकिन जब Q माइनस डब्ल्यू का मैं क्या लूंगा, डिफरेंस लूंगा, तो ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी ये पॉइंट फंक्शन निकल के आएगी, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग पाथ के लिए कोई क्वांटिटी सेम आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट फंक्शन है, वो पाथ के पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो Q माइनस डब्ल्यू ये अलग अलग पाथ के लिए, एक पाथ B है एक पाथ C है, Q माइनस डब्ल्यू जो क्वांटिटी आएगी अलग अलग पाथ के लिए सेम है। इसका मतलब Q माइनस डब्ल्यू एक पॉइंट फंक्शन, तो Q माइनस डब्ल्यू क्या है? पॉइंट फंक्शन है। ओके, समझ में आई वही बात? पूरा क्लियर नहीं हुआ सर ये। पूरा क्लियर नहीं हुआ? अरे सर ओहो, हमने कल प्रूव किया था कि W एक क्या है? पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है मतलब क्या है? अगर एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट हमारे क्या है? एक एंड पॉइंट 2 है मेरा, ठीक है, एक एंड पॉइंट 2 है और एक एंड पॉइंट 1 है। तो अगर मैं 2 से 1 पे आ रहा हूं, एक बार मैं वाया पाथ B आ रहा हूं, एक बार वाया पाथ पे आ रहा हूं C आ रहा हूं, तो दोनों पाथ के लिए जो वर्क ट्रांसफर होगा वो तो अलग अलग होगा। दोनों पाथ के लिए वर्क ट्रांसफर अलग अलग होगा, दोनों पाथ के लिए हीट ट्रांसफर भी अलग अलग होगा, है ना। लेकिन अगर मैं डिफरेंस ले लूं Q माइनस डब्ल्यू का, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ Q माइनस डब्ल्यू, ठीक है, जब मैं 2 से 1 आ रहा हूं वाया पाथ B, जब कहां से आ रहा हूं? 2 से। सर आप वैल्यू ले लो इनके, जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल 60 केजी, फिर दिखाओ सर ऐसे। हाँ वैल्यू लेके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझो, ठीक है, इस तरह समझो पहले, ठीक है, समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा, इधर देखो। ओके, तो ये देखो ना, इक्वेशन देखो, सिमिलर इक्वेट एक दूसरे के इक्वल है, ये क्या बता रहा है? ये क्या बोल रहा है इक्वेशन? ये इक्वेशन ये बोल रहा है जब मैं डिफरेंस लेता हूं ना Q माइनस डब्ल्यू का, ठीक है, मैं स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा हूं, कौन से पाथ से? B पाथ से। एक बार मैं दोबारा से स्टेट 2 पे 1 पे जा रहा हूं, कौन से पाथ से? C पाथ से, है ना। तो 2 से 1 आ रहे हैं, एक बार पाथ B से, एक बार पाथ C से, अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, स्टेट पॉइंट सेम है। ओके, और ये जो क्वांटिटी है Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू अलग अलग पाथ के लिए ये क्वांटिटी सेम निकल के आ रही है। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जो अलग अलग पाथ के लिए सेम निकल के आए, वो तो पॉइंट फंक्शन होगा ना, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपल। अब पाथ पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो पॉइंट फंक्शन ही तो हुआ, या तो पाथ फंक्शन होगा या पॉइंट फंक्शन होगा, दो ही तो टर्म हो सकती है, ठीक है। तो Q माइनस डब्ल्यू ये जो क्वांटिटी है ये अलग अलग पाथ के लिए, एक बार B पाथ एक बार C पाथ, अलग अलग पाथ के लिए एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, अलग अलग पाथ के लिए सेम आ रही है। अगर कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए अगर कोई चीज सेम निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है तो पाथ फंक्शन नहीं है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि Q अलग से सेपरेटली पाथ फंक्शन है, W अलग से सेपरेटली पाथ फंक्शन है, लेकिन अगर मैं Q माइनस डब्ल्यू कर दूं तो Q माइनस डब्ल्यू इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इज नॉट अ पाथ फंक्शन। Q एक एनर्जी है जो पाथ फंक्शन है, जो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग है। W एक और एनर्जी है जो वो भी पाथ फंक्शन है, वो भी अलग अलग पाथ के लिए वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस लूं Q माइनस डब्ल्यू, वो पाथ फंक्शन नहीं आएगा। फिर वो क्या आ रहा है? वो तो अलग अलग पाथ के लिए वैल्यू सेम आ रही है ना, ये तो Q माइनस डब्ल्यू की, Q माइनस डब्ल्यू की वैल्यू एक बार B पाथ के लिए एक बार C पाथ के लिए एक दूसरे के इक्वल है। अब अलग अलग पाथ के लिए कोई चीज सेम आ रही है, इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। तो Q माइनस डब्ल्यू नॉट अ पाथ फंक्शन। अगर पाथ फंक्शन नहीं है तो क्या है? इज अ पॉइंट फंक्शन, इज अ पॉइंट फंक्शन। ये क्या है? इज अ पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है।
पॉइंट फंक्शन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सपोज मैं निकाल रहा हूं Q1A2, सॉरी Q2B1, सपोज Q2B1 कितना आएगा, 2B1 सपोज Q कितना आया 100 है। ठीक है, Q2C1 अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वैल्यू आएंगी, सपोज कितना आएगा 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया, है ना। अब मैं निकालता हूं W2B1, सपोज W2B1 कितना है 50 है, कितना है 50 है। W2C1 कितना आएगा, तो W2C1 कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि अलग अलग पाथ के लिए तो वर्क ट्रांसफर अलग अलग होगा, एक बार बी पाथ एक बार सी पाथ, ऐसे अलग अलग पाथ के लिए हीट ट्रांसफर अलग अलग होगा, है ना। बट अगर मैं डिफरेंस लू क्यू और डब्ल्यू का, ये देखो पाथ बी के लिए, पाथ बी के लिए अगर मैं क्यू और डब्ल्यू का डिफरेंस ले लूं तो ये डिफरेंस कितना आएगा 50 आएगा। सिमिलरली पाथ सी के लिए अगर मैं क्यू और डब्ल्यू का डिफरेंस ले लूं Q2C1 माइनस W2C1, ये डिफरेंस भी 50 आएगा। ठीक है, ये अलग अलग पाथ के लिए हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर तो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं डिफरेंस लूंगा ना, डिफरेंस हीट और वर्क का, ठीक है, दो स्टेट पॉइंट को अगर मैं अलग अलग पाथ से कनेक्ट करूं, अलग अलग पाथ से कनेक्ट करूं, तो सब पाथ के लिए जो डिफरेंस है Q माइनस डब्ल्यू का वो सेम आएगा सारे पाथ के लिए, सब पाथ के लिए Q माइनस डब्ल्यू का डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब Q माइनस डब्ल्यू एक पाथ फंक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट फंक्शन होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये मतलब है इसका। अब अगर ये पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है, तो बात समझ में आती है। लेकिन भाई ये है तो क्या, एनर्जी का डिफरेंस ना, ये है तो एनर्जी का डिफरेंस, तो एनर्जी का डिफरेंस तो एनर्जी होगा, ऑब्वियसली बात है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो तो एनर्जी ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एनर्जी है भाई, दो एनर्जी का डिफरेंस, एक एनर्जी आएगा, ठीक बात है, और जो इनका डिफरेंस है वो पॉइंट फंक्शन है। तो पॉइंट फंक्शन कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो सिस्टम के साथ स्टोर है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का कॉन्सेप्ट है दो तरह से है, एक पॉइंट फंक्शन होती है एनर्जी, एक पाथ फंक्शन होती है। जो पॉइंट फंक्शन है वो सिस्टम के साथ जो स्टोर है एनर्जी, वो पॉइंट फंक्शन है। जो एनर्जी इन ट्रांजिट है वो पाथ फंक्शन। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो एक पॉइंट फंक्शन आ रहा है। तो पॉइंट फंक्शन कौन सा एनर्जी है, जो सिस्टम के साथ स्टोर है। ओके, तो ये इन दोनों का डिफरेंस उसके इक्वल होगा, उस एनर्जी के इक्वल जो सिस्टम के साथ स्टोर होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो अगर ये आपका सिस्टम है, सिस्टम स्टेट वन पे है, स्टेट वन पे है, इसके पास टोटल एनर्जी E1 है। E1 क्या है, मतलब E1 है, E1 इज दी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम, स्टोर्ड बाय सिस्टम। सिस्टम ने कितना एनर्जी स्टोर किया हुआ है स्टेट वन पे। ठीक है, तो इस E1 के अंदर क्या क्या हो सकता है, इस E1 के अंदर हो सकता है, दैट इज क्या क्या हो कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, और कुछ क्या हो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हो। क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। ये सब एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो सिस्टम के साथ स्टोर है, सिस्टम के पास स्टोर है। अगर सिस्टम के पास कुछ मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। अगर उसके पास कुछ डाटा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है तो इंटरनल एनर्जी होगा। अभी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, सिस्टम के साथ किसका इंटरेक्शन हुआ, एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, हीट और वर्क की फॉर्म में। सिस्टम को आपने हीट दिया और सिस्टम ने कुछ वर्क परफॉर्म किया, हीट और वर्क की फॉर्म में एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम का स्टेट चेंज होगा 1 से 2। ये हो गया थर्मोडायनामिक प्रोसेस 1 से 2। अब यहाँ पे जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी है वो E2 हो गया। E2 क्या है, व्हाट इज E2? E2 इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम एट स्टेट 2, और ये क्या है, एट स्टेट 1। तो 1 से 2 जाने में, 1 से 2 जाने में, ठीक है, जो सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर थी उसमें कितना चेंज आया, दैट इज 1 से 2 जाने में तो सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर है उसमें कितना चेंज आया, दैट इज DE इक्वल्स टू E2 माइनस E1, DE इक्वल्स टू E2 माइनस E1, एंड दिस इज चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जब हम क्लोज सिस्टम के साथ डील करते हैं ना, तो क्लोज सिस्टम के साथ जब हम डील करेंगे तो मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना हमको स्टडी करना है 99.99% टाइम आपको क्लोज सिस्टम के साथ जब डील करेंगे तो ये जीरो मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगा। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना, जो एनर्जी सिस्टम के साथ स्टोर है, ये क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉरी, इंटरनल एनर्जी। किसकी बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी में चेंज हुआ है, सिस्टम की स्टेट में चेंज हुआ है, मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी में चेंज हुआ है, इट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, सो यहां पे ये जो Q माइनस डब्ल्यू है ना, दिस Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू, ये Q माइनस डब्ल्यू किसी भी, अभी इक्वेशन में लिख रहा हूं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिखा जा रहा है। ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए तो बनेगा ना, Q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये प्रोसेस था 2B1, ये एक प्रोसेस हुआ 2C1, इन दोनों के लिए सेम आई ना वैल्यू। ठीक है, स्टेट पॉइंट सेम थे, क्योंकि स्टेट पॉइंट सेम थे, पाथ अलग अलग थे, ये वैल्यू क्या आई, एग्जैक्टली सेम आई। तो यहाँ पे जो Q माइनस डब्ल्यू है, ये क्या आएगा, पॉइंट फंक्शन आएगा, होगा तो एक एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है, तो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी स्टोर है। ठीक है, ये वो है, दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। भाई सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना था, E1 था। इसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, कुछ हीट की फॉर्म में, कुछ वर्क की फॉर्म में। ओके, अब सिस्टम का एनर्जी कितना हो गया, E2 हो गया। सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया, उसकी खुद की एनर्जी में कितना चेंज आया, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 मतलब DE, DE चेंज आया, E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1 जो चेंज आया एक्चुअल में किसकी वजह से आया, ये जो एनर्जी इंटरेक्शन हुआ इसकी वजह से तो आया है, हीट और वर्क की वजह से। ओके, तो जो सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आया है E2 माइनस E1, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू Q माइनस W, जितना सिस्टम के साथ एनर्जी इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, इसको इस तरह समझो, इसको इस तरह समझो और आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, इस तरह समझो। हाँ, सिस्टम के पास कुछ एनर्जी हुआ करता था पहले, कितना, 50। सिस्टम के अंदर हीट आया, कितना आया, 100। सिस्टम से वर्क निकला, कितना वर्क निकला, 40। ठीक है, एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंच गया। अब स्टेट 2 पे इसका कितना एनर्जी होगा, बता सकते हो, सिस्टम का एनर्जी कितना हो गया होगा स्टेट 2 पे। उसी क्वेश्चन को छोड़ो जो मैंने बताया, खुद से देख के बताओ। भाई इसके पास पहले कितना था, 50 तो इसके पास पहले ही था, है ना। आपने कितना दिया, 100 और दे दिया आपने, 100 और दे दिया। तो अब इसके पास कितना हो गया, 150। टोटल कितना हो गया इसके पास, 150। 150 में से वर्क में कितना कन्वर्ट हुआ, 40। 40 वर्क में कन्वर्ट हो गया, कितना बचा होगा यहाँ पे, 110। कितना बचा होगा, 90 बचा, 90 बचा ना। ठीक है, अब चेक कर लो, Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू 110 बजेगा ना। कितना, सॉरी, कितना बचेगा, 110 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 110, 110 बचेगा। तो Q माइनस डब्ल्यू कितना आएगा, Q माइनस डब्ल्यू कितना आएगा, 60 आएगा। ये किसके इक्वल है, ये चेंज इन एनर्जी के इक्वल ही तो होगा, E2 माइनस E1 के 60 के इक्वल ही तो होगा। तो जितना एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ ना सिस्टम के साथ हीट और वर्क की फॉर्म में, वो टोटल एनर्जी इंटरेक्शन किसके इक्वल है, उस टोटल जो भी एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ हीट और वर्क की फॉर्म में, उसने क्या कर दिया, सिस्टम के पास जो एनर्जी स्टोर था उसके अंदर चेंजेस ला दिए। ठीक है, और जितना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा उतना ही चेंज आएगा सिस्टम के अंदर एनर्जी का। ओके, और ये जो टोटल एनर्जी है, जब हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, दिस टोटल एनर्जी Q इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, दैट इज Q माइनस डब्ल्यू, चेंज इन टोटल एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस। और यहां पे इक्वेशन बनेगा Q इक्वल्स टू, दैट इज DU प्लस W।
Q इक्वल्स टू du प्लस W। दिस जितना आपने हीट दिया सिस्टम को, Q का क्या है, जितना आपने हीट दिया, जितना आपने हीट दिया सिस्टम को, उस हीट ने कुछ तो वर्क परफॉर्म किया और कुछ क्या किया, उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया सिस्टम का, है ना। यही तो काम हुआ है। आपने कितना वर्क दिया, 100, है ना, सॉरी कितना हीट दिया, 100, 100 में से 40 तो चला गया वर्क में, 60 कहां गया, इसकी एनर्जी इंक्रीज कर दी ना। इसकी एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी, 60 से इंक्रीज करेगी, 60 से इंक्रीज कर दी, 50 से कितना हो गया, 110 हो गया। जितना भी आप हीट दोगे सिस्टम को, हीट का कुछ पार्ट चला जाएगा वर्क में और कुछ पार्ट जाएगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। तो ये आएगा हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम, वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम undergoing any process मतलब रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। अभी तक मैंने बात नहीं की ना कि रिवर्सेबल की बात कर रहे हैं, इरिवर्सेबल की बात कर रहे हैं, एनी प्रोसेस दैट इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। डियर, ये जो इक्वेशन आया ना, ये जो इक्वेशन आया है, ये एक प्रोसेस के लिए है। ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ का है, लेकिन किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, जो हमने किया स्टार्टिंग में, तो स्टेटमेंट है दिस, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ये एक साइकिल के लिए है, ये एक साइकिल के लिए, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ये एक पूरी थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए, ओके। और Q इक्वल्स टू du प्लस W, ये किसके लिए, प्रोसेस के लिए, एक प्रोसेस के लिए, दिस, ओके। और यहां से अगर मैं इसको लिख दूं, तो हम ये भी तो जानते हैं भाई, क्लोज सिस्टम की बातें चल रही है ना, तो क्लोज सिस्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, W को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, ये अगेन क्लोज सिस्टम, ठीक है, बट ये इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, बिकॉज W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वर्क लगा रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वर्क लगा रहा हूं, तो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होगा इक्वेशन, ओके। और अगर मैं यहाँ पे W ही लिख रहा हूं सिर्फ, तो ये दोनों के लिए वैलिड है अभी तक, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, बिकॉज W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, दिस इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे ही मैं W को इंटीग्रेशन PdV से रिप्लेस करूंगा, तब ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, दैट इज इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना। ये बेसिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, ठीक है, ये हमारा बेसिक्स है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके। दिस, इसके बाद हमको देखना है कि डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर का इक्वेशन क्या होगा, ओके। अभी तक हमने देखा वर्क ट्रांसफर का इक्वेशन क्या होता है, हम देखेंगे हीट ट्रांसफर का इक्वेशन क्या होगा, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। हाँ बोलो बोलो। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या होगा सर? नेक्स्ट क्लास में जो फर्स्ट लॉ वाला पार्ट है ना,